तो कैसे हो बच्चों। आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन में फिर से आपका स्वागत है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 के क्वेश्चन आंसर सीरीज में मैं निहाल सर फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले इस क्वेश्चन आंसर सीरीज में हमने पार्ट 4 तक के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, जिसमें हमने एमसीक्यूज पढ़े, उसके बाद हमने कुछ केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़े। आज पार्ट 5 में हम पढ़ने जा रहे हैं शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स और उन आंसर्स के पीछे के कंसेप्ट्स। ठीक है, तो चलिए गाइस आज इस शॉर्ट आंसर सीरीज को शुरू करते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है देख लो बेटा यहाँ पे। और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो कितने मार्क के लिए पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए बेटा। 2 से 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, याद रखना इस चीज को। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गिव द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड। उसने बोला है कि केमिकल नेम बताओ एक कंपाउंड का प्रेजेंट इन द टूथ एनेमल। टूथ एनेमल क्या होता है बेटा? टूथ एनेमल आप कभी अपने दांतों को देखिए, दांतों के ऊपर जो सफेद कलर का आपको दिखेगा, जो एक्चुअली व्हाइट कलर जो टीथ होते हैं, तो वो ऊपर की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेटा टीथ की, उसको बोला जाता है टूथ एनेमल। What is the nature of the compound? उस कंपाउंड का नेचर क्या है? तो इस शॉर्ट आंसर में हमको 2 चीजें पूछी गई है। पहली चीज पूछी गई है कि उस कंपाउंड का नाम क्या है, और दूसरी चीज पूछी गई है कि उसका नेचर क्या है। मतलब वो जो कंपाउंड है एसिडिक नेचर का है, बेसिक नेचर का है या सॉल्ट नेचर का है। ठीक है, चलिए गाइस, तो अभी तो टूथ एनिमल जिस कंपाउंड से बना है बेटा, वो कंपाउंड का नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या नाम है? कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है बेटा? Ca3PO4/2। कैल्शियम फॉस्फेट, जब भी हम बोन्स की या हड्डियों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक केमिकल का नाम आता है, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, तो हमारा जो टूथ एनिमल होता है बेटा वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। और अगर इसके नेचर की बात करें बेटा तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो बेसिक नेचर का है। कौन से नेचर का है? बेसिक नेचर का है। चलिए, आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया है। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। क्या बोला गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी जो होता है उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है। पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई, क्यों रखा जाता है? तो बेटा बहुत सीधा और सिंपल इसका आंसर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है बेटा, जब भी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा जिप्सम में। और जिप्सम काफी हार्ड मटेरियल होता है। आपने कभी फ्रैक्चर होते टाइम पे प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया होगा हाथों पे, आप देखिएगा कितना कड़क हो जाता है, उसको मशीन से काटना पड़ता है। बराबर है, चलिए देखिए। सो इसका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, द प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर because if it comes in contact with the water it sets, कड़क हो जाता है बेटा, into hard solid mass called as gypsum। कहा था ना मैंने। देखिए केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन होता है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगर उसके साथ हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दे बेटा तो वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं बेटा जिप्सम। क्या कहते हैं? जिप्सम। तो हार्ड होने से बचाने के लिए हम हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहां पे रखते हैं बेटा? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप you get the reasons properly, you get the answers properly। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मूव ऑन करते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टेट द ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस। ऑब्जर्वेशन भी लिखना है और उसके आधार पे जो इन्फरेंस क्रिएट होंगे वो भी हमको लिखना है। मेड बाय द स्टूडेंट व्हेन, कौन सा स्टूडेंट है बाबा? जो भी है, नाम नहीं दिया है। व्हेन ही ब्रिंग्स अ वेट ब्लू लिटमस पेपर। अच्छा, ए ऑप्शन दिया है उसने वेट ब्लू लिटमस पेपर। क्या दिया है बेटा? वेट ब्लू लिटमस पेपर उसने लिया है। और बी लिया है उसने वेट रेड लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस और रेड लिटमस आए, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे एसिड बेस तो कंपलसरी आएंगे बेटा। ठीक है, देखते हैं आगे, मूव ऑन करते हैं। इन कॉन्टैक्ट विद द गैस, इन कॉन्टैक्ट विद द गैस
लिबरेटेड ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अगर आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की मेरी क्वेश्चन आंसर सीरीज देखी होगी तो उसमें मैंने ऑलरेडी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है बेटा, ठीक है। तो देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन किसका हो रहा है यहाँ पे, फेरस सल्फेट का। तो और ये क्वेश्चन जो है बेटा सीबीएसई के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जरूरी नहीं है बेटा ये सीबीएसई में पूछा गया है। अगर मेरी ये वीडियो स्टेट के स्टूडेंट देख रहे हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट देख रहे हैं, आईसीएसई के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो गाइस बिलीव मी आप सभी का नॉलेज सेम होना चाहिए। तो मुझे ऐसा, मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन रहेगा कि इन वीडियोस को स्टेट वाले बच्चों ने भी देखना चाहिए टू क्लियर द कंसेप्ट बिहाइंड द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लेसन। ओके चलिए, तो फेरस सल्फेट का जब बेटा डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन मतलब, और यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन बोला है, इसका मतलब हीट दी गई है यहाँ पे। तो हीट करके फेरस सल्फेट जो होता है बेटा वो किस किस में टूटता है, ध्यान देना। तो हीट के बाद या डिकम्पोजिशन के बाद फेरस सल्फेट हो जाता है बेटा फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और साथ में दो नॉन मेटेलिक जो गैसेस होती है वो निकलती है बेटा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो यहाँ पे लिखा है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गैसेस निकलती है, जिसमें कि पहली है बेटा दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी है बेटा सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर आपके छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो याद रखना बेटा, यहाँ पे मैंने इसके पहले भी बोला था मेटल ऑक्साइड और दूसरा होता है बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड। तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं बेटा जब भी वाटर के कांटेक्ट में जाते हैं, किसके, वाटर के कांटेक्ट में जाते हैं, तब वो बेटा बेसिक नेचर शो करते हैं। क्या, कौन सा नेचर, बेसिक नेचर शो करते हैं। जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेटा वो जब वाटर के कांटेक्ट में जाते हैं तब वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। ये दो कंसेप्ट मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। इसका मतलब जब भी वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे वो एसिडिक नेचर शो करेंगे। तो फिर मुझे बताइए, मेरा वेट ब्लू लिटमस पेपर ये भी गीला है और रेड वाला भी गीला है, इसका मतलब वहां पे पानी तो है। तो पानी के संगत में जाने के बाद ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड कौन सा नेचर शो करेंगे, तो वो नेचर होगा बेटा एसिडिक। अगर वो एसिडिक नेचर शो करेंगे तो बेटा ब्लू लिटमस पेपर रेड में तो कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब हमारा पहला ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, पहला ऑब्जर्वेशन कहता है बेटा कि हमारा जो वेट ब्लू लिटमस पेपर है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा दे रहा हूं, ध्यान देना, हमारा जो ब्लू लिटमस पेपर है चेंज होगा बेटा, चेंजेस टू रेड, वो चेंज हो जाएगा रेड में। क्यों भाई, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से जो ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये जो गैसेस निकल रही है वो एसिडिक नेचर की है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा बेटा कि वेट रेड लिटमस पेपर विल रिमेन अनचेंज, वो रेड का रेड ही रहेगा। क्यों, क्योंकि एसिडिक नेचर के गैसेस निकल रहे हैं, तो एसिड एसिड को थोड़ी ना कुछ चेंज करेगा, बराबर है। तो ये दो ऑब्जर्वेशन और दो इन्फ्लुएंस आपको समझ में आए होंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ क्लॉथ स्ट्रिप, क्या है बोला, हाँ, अ क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अ ओनियन जूस, है ना, ओनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द लिक्विड एक्स। कोई तो भी लिक्विड है उसको टेस्ट करने के लिए ओनियन जूस का यूज किया गया है। द लिक्विड एक्स चेंजेस इट्स ओडर, लिक्विड एक्स ने क्या किया, अपने ओडर को, अपने स्मेल को चेंज किया। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज ओनियन जूस, अच्छा ओनियन जूस किस तरीके का इंडिकेटर है। द लिक्विड एक्स टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, वो लिक्विड क्या कर रहा है बेटा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक बात ध्यान दो, चलो बाकी का तो बाद में देखेंगे, लेकिन इतना जो हमने पढ़ा उससे दो चीजें समझ में आ रही बेटा। कौन सी चीजें समझ में आ रही है, सबसे पहली चीज क्या, कि हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जिसको हम बोलते थे इंडिकेटर्स, बराबर है। तो वो इंडिकेटर्स में एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब भी वो एसिड या बेसिस के संपर्क में जाते हैं, कांटेक्ट में जाते हैं, तब वो अपने स्मेल को, अपने ऑर्डर को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो उसमें से ही एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बेटा हमारा ओनियन जूस। तो इसने क्या बोला है कि विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज दिस, तो ये है बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सबसे पहली बात तो,
ठीक है। दूसरी बात उसने क्या बोला, जो लिक्विड एक्स है, जो लिक्विड एक्स है वो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। तो कौन सा केमिकल ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है बेटा एसिड। कौन होता है, एसिड होता है, बराबर है। तो इसका मतलब हमको क्लियर है कि लिक्विड एक्स एक एसिडिक है और ओनियन जूस एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। क्या बोला है बेटा, लिस्ट द ऑब्जर्वेशंस द लिक्विड एक्स विल शो। लिक्विड एक्स कुछ शो करेगा, क्या, ऑन रिएक्टिंग विथ क्या क्या बेटा, जिंक ग्रैन्युअल, जिंक के साथ। इतना तो पक्का हो गया कि हमारा जो ये लिक्विड एक्स है ये एसिड है बेटा। क्या है, एसिड है। इसका मतलब एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ, और दूसरा सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा बोला है क्या बेटा यहाँ पे, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट। मतलब एसिड के रिएक्शंस हमको इन दो बिंदुओं के साथ चेक करना है, ये भी बोला है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि मैंने पहले का आपको बताया था, ओनियन जूस इज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, बोला था मैंने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या होती है, नीचे मैंने आपके लिए स्पेशली लिख के रख दी है कि दोज सब्सटेंस या फिर दोज इंडिकेटर्स whose smell or odor changes in acidic or basic solution are called as olfactory indicator। इससे यह साबित होता है कि ओनियन जूस है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और दूसरा आंसर क्या है बेटा, उसने क्या बोला था, लिक्विड एक्स। अगर लिक्विड एक्स जो है ब्लू को रेड बना देता है, इसका मतलब वो क्या है बेटा, वो एक एसिड है। क्या है वो, एसिड है। अब उसी एसिड की, अब एसिड हम कोई भी ले सकते हैं आपको पता है, अब उसी एसिड का रिएक्शन जो है हम जिंक के साथ भी करेंगे और सोडियम कार्बोनेट के साथ भी करेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके नेक्स्ट आंसर को देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा, हमको पता चल गया कि ये जो है लिक्विड एक्स जो है वो है बेटा एसिड, वो है एसिड। अगर ये एसिड है तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आंसर की तरफ। तो इस एसिड का जिंक के साथ जब रिएक्शन होगा, जिंक ग्रैन्युल्स के साथ जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा बेटा, तो यहां पे देखो मैंने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है और यहाँ पे जिंक लिया हुआ है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये ना बहुत विगोरस टाइप की प्रोसेस होगी एसिड के साथ, जिसमें क्या होगा बेटा, एक हीट भी रिलीज होगी। और जिस रिएक्शन से हीट रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन लेसन में ये चीज पता होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और साथ में जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, इसका मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी रिएक्शन होगी। और जिंक हाइड्रोजन को जब डिस्प्लेस करेगा तब बनाएगा बेटा जिंक क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ये हाइड्रोजन गैस के लिए भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि जब जब हाइड्रोजन गैस किसी केमिकल रिएक्शन से लिबरेट होती है तो उसके सामने बर्निंग कैंडल रख दो या मैच स्टिक रख दो, आपको पॉप साउंड आएगा, टप 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 करके एक साउंड आएगा। ठीक है, यही चीज यहां पे मेंशन की गई है। क्या किया गया बेटा, कि व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स आर एडेड इन एन एसिड विगोरस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और जैसे कि मैंने बोला था बेटा कि वो एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होती है, इसलिए जिस भी टेस्ट ट्यूब में वो होगा वो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है बेटा, हॉट हो जाती है। एंड व्हेन द बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द गैस बबल्स, द गैस बर्न्स विद द कौन सा साउंड, पॉप साउंड। इसी पॉप साउंड के आधार पे प्रीवियस पार्ट में भी एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और इसी के आधार पे स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। आपने ऐसे डायग्राम देखी होगी, आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। ऐसे डायग्राम आपने देखी होगी और ऐसे डायग्राम के आधार पे ही वो लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ यहां से कौन सी गैस निकल रही है। तो जब भी ऐसा पॉप साउंड जैसा कुछ दिखे बेटा, तो एक ही चीज याद रखना, हाइड्रोजन गैस वहां से लिबरेट हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आंसर अभी भी बचा है बेटा। कौन सा आंसर बचा है कि उसी एसिड का, उस एसिड का सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या रिएक्शन होगा। तो बेटा जब जब सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्ट करेगा ना किसी एसिड के साथ, तब वो क्या बनाएगा बेटा, एक सॉल्ट बनाएगा, साथ में वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। याद रहेगा ये सब चीजें। तो देखिए क्या हो रहा है कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, क्या है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट है, उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट किया हुआ है। एरो यहां पे होनी चाहिए थी बेटा, HCl के साथ रिएक्ट किया तब हमको क्या दिया उसने, NaCl वाटर अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन। ठीक है, चलिए बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर कर देता हूं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बेटा, स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी इन ईच केस ऑन विच द फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा आर बेस्ड अपॉन, इसका मतलब इसका ऐसा बोलना है कि बेकिंग सोडा को अलग अलग टाइप से जब हम यूज करेंगे तब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होंगी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। और ये रिसेंट पेपर में पूछा गया है सीबीएसई 2025 में, ठीक है। तो बेकिंग सोडा एज एन एंटासिड कैसे रिएक्ट करेगा, एज एन कंस्टिट्यूएंट ऑफ मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर मतलब आपको पता होगा बेटा, हम लोग जो ये पाव वगैरह जो ब्रेड वगैरह जो लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं। एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर अगर आपने 8th स्टैंडर्ड काफी बेटर तरीके से की दिया होगा ना, तो 8th स्टैंडर्ड में ही सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो चलिए बेकिंग सोडा को इन 3 तरीके से यूज करने के बाद उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है उसके बारे में समझते हैं बेटा। सो एज एन एंटासिड्स, एंटासिड्स का मतलब क्या होता है बेटा, एसिडिटी के अगेंस्ट में यूज करना। हम लोग इनो वगैरह यूज करते तो उसमें और कोई नहीं होता, उसमें होता है बेटा बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा को और एक नाम से जाना जाता है बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको और एक नाम से जाना जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसका केमिकल फॉर्मूला है बेटा NaHCO3 इज अ माइल्ड बेस। ये क्या है बेटा, एक बेस है दैट रिएक्ट विद द एक्सेस स्टमक एसिड। एसिडिटी जब बढ़ती है तब बेटा आपकी HCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है, और उस क्वांटिटी को बढ़ाने का, उस क्वांटिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो यूज होता है वही होता है बेटा हमारा बेकिंग सोडा, देयर बाय प्रोवाइडिंग अ रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी। तो एज एन एंटासिड भी हम अपने बेकिंग सोडा को यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम बेकिंग पाउडर के साथ बेकिंग सोडा का कैसा इस्तेमाल होता है। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड लाइक टर्टरिक एसिड, ठीक है। टर्टरिक एसिड और साथ में कौन सा एक बेकिंग सोडा का मिक्सचर बनके क्या बनता है बेटा, बेकिंग पाउडर बनता है। व्हेन मिक्स्ड विद वाटर, जब बेकिंग पाउडर को हम मिक्स करेंगे और हीट करेंगे तो बेकिंग सोडा डिकम्पोजेस रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच कॉजेज द डव, जो ब्रेड का जो डव होता है बेटा, टू राइज एंड बिकम अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। आपका जो ब्रेड होता है वो इतना स्पॉन्जी क्यों होता है, जस्ट क्योंकि उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहती है, तो और छोटे छोटे पोर्स उसके अंदर बन जाते हैं, ठीक है। तो आई होप बेकिंग सोडा का यूज आपको समझ में आया होगा। फिर सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। अब सोडा एसिड की बात करूं तो सोडा जो है बेटा वही हमारा बेकिंग सोडा है, और जो एसिड बोला गया है वो है बेटा हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो मैं आपको बताता हूं कि जब ये बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड आपस में मिक्स होते हैं तो डेफिनेटली वहां से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो फोम होती है वो जब हम आग के ऊपर या फायर के ऊपर डालते हैं तो वो एयर से भी हेवी होती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो हेवी होने के कारण क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का सप्लाई उस आग को, उस फायर को होने से रोकती है, जिससे क्या होता है, जो फायर होता है वो शट डाउन हो जाता है, वो कट डाउन हो जाता है और फायर आगे कंटिन्यू नहीं होता। तो यही है इंपॉर्टेंट काम बेटा किसका, हमारे सोडा और एसिड के मिक्सचर का फायर एक्सटिंग्विशर में। क्लियर है? तो चलो यहां पे आप क्लियर हो गए होंगे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया तरीके से। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है बेटा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो यहां पे क्या लिखना है बेटा, केमिकल इक्वेशंस लिखने हैं टू शो व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ अच्छा, एसिड किसके किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल के साथ, बेस के साथ और कार्बोनेट के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जब हमारा एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कैसे रिएक्ट करता है भाई। और आज साथ में क्या बोला है कि राइट द नेम ऑफ द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ईच केस। अच्छा, इसका मतलब हमको यहाँ पे एग्जांपल्स भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे, तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा रिएक्शन करते हैं एसिड का किसके साथ, मेटल के साथ, और जब भी हमारा एसिड बेटा मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब वो बनाता है सॉल्ट। क्या बनाता है, सॉल्ट, और साथ में बेटा वहां से निकलती है हाइड्रोजन गैस, जो एसिड में अवेलेबल होती है हाइड्रोजन गैस, वो हाइड्रोजन गैस वहां से निकल जाती है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना कि यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने, जिंक मेटल लिया अभी रिसेंटली, सेम क्वेश्चन में ही लिया हमने। जिंक मेटल जो है
HCl के साथ रिएक्ट होगा तो यहाँ पे बनेगा जिंक क्लोराइड और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा, लिबरेट होगी। तो इस एग्जांपल में हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है बेटा। क्या बन रहा है, सॉल्ट। याद रखना कि मेटल के साथ जब भी एसिड रिएक्ट होगा तो वहां पे सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है बेटा आपको, सॉल्ट किसको कहते हैं या सॉल्ट कैसे आइडेंटिफाई करना, ये मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना कि सॉल्ट मैं किसको कहूंगा, ठीक है, किसको सॉल्ट कहा जाता है, ठीक है, डन। देखेंगे कि आप सबका कितना नॉलेज कंसेप्ट क्लियर है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये 2025 का क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं कि जब हमारा एसिड जो है वो बेस के साथ, ये यूनिवर्सल रिएक्शन है बेटा, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं बेटा, याद रखना। तो एक लिया हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, एक लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस, इससे बना बेटा हमारा सॉल्ट एंड वाटर। और यहां पे हमारा मेन प्रोडक्ट है बेटा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। मतलब एसिड का मेटल के साथ रिएक्ट होगा तब भी सॉल्ट बनाएगा, बेस के साथ रिएक्ट होगा तब भी सॉल्ट बनाएगा। अब हम देखते हैं बेटा कि कार्बोनेट के साथ ये क्या सॉल्ट बनाता है क्या, तो जब कोई एसिड किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तब भी ये बनाता है बेटा सॉल्ट वाटर। और कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होने की वजह से यहां पे क्या लिबरेट होगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आई होप यू क्लियर इट ऑल, ओके। सो सल्फ्यूरिक एसिड एग्जांपल के तौर पे लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, यहां से मिला बेटा हमको कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर एंड CO2। आई होप यू क्लियर इट, ओके। चलिए, तो यहां पे मेन प्रोडक्ट क्या बना बेटा, सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट। मतलब हमारा एसिड चाहे मेटल के साथ रिएक्ट हो, चाहे बेस के साथ रिएक्ट हो या किसी कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो, हमको मेन प्रोडक्ट मिलने वाला है सॉल्ट, ठीक है। तो चलिए, आप क्लियर हो गए होंगे तो बेटा इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट इस पे। अरे वाह, वेरी गुड। तो बेटा यहां पे हमारे शॉर्ट आंसर्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 10 के जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे वो हो गए हैं फिनिश। हम नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में हम कौन सी चीज कवर करेंगे बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप यहां तक आ ही गए होंगे बेटा तो डेफिनेटली हमारे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 6 में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ। Till then, have a good day guys and maintain your study, keep growing and achieve your success. Have a good day.